बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 19 है और जो हमारा टॉपिक है आज वो है परसेप्शन। परसेप्शन की हम टाइप्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे अटेंशन की टाइप्स को पढ़ेंगे। आज हम दो टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता तब जब आप इसको सीरियसली लेते तो। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप में से कुछ चंद बच्चे ही ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, असाइनमेंट्स अपने टाइम पे सबमिट करवाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत इरिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था लेकिन अब हो चुके हैं। स्टार्टिंग में मुझे असाइनमेंट्स भी सबमिट करवा रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, लेकिन अब लेक्चर्स भी नहीं देख रहे और असाइनमेंट्स भी सबमिट नहीं करवा रहे। तो दिस इज़ नॉट गुड थिंग कि इतने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपको जो है सीखने को मिल रहे हैं, तो बजाय कि आप उनसे फ़ायदा उठाएं। फिर मैंने यहाँ तक कहा है आपको कि लेक्चर्स के बाद जो भी आपकी जो क्वेश्चनिंग्स होते हैं, क्वेश्चन अगर करने होते हैं, यू कैन आस्क एनी टाइम। जब मैं आपको आंसर देने के लिए तैयार हूँ, जब मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ, तो आप लोग क्वेश्चंस करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? क्योंकि क्वेश्चंस तो आप तभी करेंगे ना जब आप लेक्चर्स को देखेंगे। अच्छा, आज के लेक्चर्स के हवाले से जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो एट दी एंड मैं कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाऊंगी, या मैं स्टार्टिंग में ही ऐड कर दूँगी पिक्चर्स, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए आपका। जब आप बाज़-औक़ात आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स देखी होंगी कि पहले कौन सी चीज़ नज़र आ रही है, बाद में कौन सी चीज़ नज़र आ रही है, आपकी ह्यूमन साइकी का पता चलेगा। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने यही टॉपिक पढ़ाया तो मेरे बहुत सारे बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि मैम इस तरह से हमें बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो हमें देखने को मिलती हैं अपनी डेली लाइफ में भी। तो उसी के हवाले से मैं कुछ 3D पिक्चर्स ऐड कर दूँगी लेक्चर के स्टार्टिंग में या लेक्चर के एंड पे, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आपको पता चले बेसिकली परसेप्शन होता क्या है और एक इल्यूजन क्या चीज़ होती है, नज़र का धोखा क्या होता है। ठीक है, तो हम बहुत सारी अपनी लाइफ में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि हम अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं और हमने इसको टाइप्स को स्टडी किया। हमने फॉर्म परसेप्शन पढ़ लिया था, ग्राउंड और फिगर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टडी करेंगे सबसे पहले परसेप्शन ऑफ मूवमेंट, उसके बाद टाइम परसेप्शन पढ़ेंगे, फिर देन डेप्थ परसेप्शन को हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेप्शन ऑफ मूवमेंट क्या है, यानी हरकत का अदराक। उर्दू में हम परसेप्शन जो है वो सिंपली आप इसको इस तरह से कह सकते हो, अवेयरनेस हासिल करना, आगाही हासिल करना, अपने माहौल में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको देखना, उनको समझना। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हरकत करती हुई चीज़ों की जब आप अवेयरनेस हासिल कर लेते हो तो दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। तो होता क्या है कि स्टिमुलस जो हमारे सामने होते हैं, स्टिमुलस का वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी जगह चेंज करना, ये सारा कुछ किसके ज़िम्मे में आता है? ये हरकत के ज़िम्मे में आता है। हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हरकत करते हुए देख रहे होते हैं, मूव करते हुए देख रहे होते हैं। इंसानों को देख रहे हैं, चल फिर रहे हैं, जानवरों को देख रहे हैं। तो बेसिकली जब हमारी आँख जो है, ह्यूमन आई जो है, वक्त के तनाजुर में प्लेस चेंज करते हुए स्टिमुलस को देखती है या उसका ताक़ुब करती है, तो हम उस मूवमेंट का परसेप्शन कर रहे होते हैं। यानी लेट्स से इसके अगर मैंने आपके सामने एक बोर्ड मार्क कर रख दिया, उसको मैं वाइट बोर्ड से लेते स्टार्टिंग वाले कॉर्नर से शुरू करके एंड वाले कॉर्नर तक लेके जाती हूँ, तो आपकी आँख उसको एंड तक परसीव करेगी कि नहीं करेगी, या आप फर्स्ट वाले पॉइंट पे देखते रहोगे? परसीव करेगी ना। तो दिस इज़ कॉल्ड, जब आपकी आँख उस चीज़ को परसीव कर रही होती है तो बेसिकली वो मूवमेंट का परसेप्शन हासिल कर रही होती है, हरकत को देख रही होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड मूवमेंट परसेप्शन। अच्छा जी, इसके आगे से परसेप्शन की जो है वो दो टाइप्स आ जाती हैं। एक तो है जी रियल मूवमेंट, ठीक है, और एक है जी अपेरेंट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। आपकी डेली लाइफ में जिस तरह से आप चीज़ों को परसीव करते हो आज आपको वो पता चलेगा। रियल जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, तो बेसिकली रियल से क्या मुराद होता है? जब कोई चीज़ एग्जैक्ट यानी असल में अपनी जगह से हरकत करती है तो आप उसको देखते हो, आप उसको परसीव करते हो, डेट इज़ कॉल्ड रियल परसेप्शन। तो इसमें जो मिसालें आ जाती हैं वो जैसे गाड़ियाँ चलती हुई आप देख रहे हो, इंसानों को चलता हुआ देख रहे हो, अगर टीचर आपके सामने चल रहा है आप उसको देख रहे हो, तो इस तरह की चीज़ों को आप चलते फिरते देख रहे हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें छोटी सी चीज़ जो आपको याद रखनी होगी कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो इसमें ना ज़रूरी ये नहीं होता कि कोई तेज़ी से चीज़ हरकत कर रही है या बहुत स्लो मोशन में हरकत कर रही है। इसमें आपकी आँख ने डिसाइड करना होता है कि हमने क्या चीज़ को देखना है। इसमें छोटा सा जो चीज़ डिफरेंस समझने वाला वो ये है कि जो चीज़ें यानी इंसान हैं, गाड़ियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें जो आप इनको हरकत करता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि काबिल मुशाहिदा नहीं होती, लेकिन वो भी हरकत कर रहे होते हैं। जैसे घड़ी की सुई हो गई,
और या गन से निकली हुई कोई भी गोली, आप उसका मुशाहिदा नहीं कर सकते, आप उसको नहीं देख सकते हो, बेसिकली वो भी हरकत कर रहे थे। आगे जो है अपेरेंट मूवमेंट आ जाती है, ऐसा स्टिमुलस जो कि अपनी जगह तब्दील ना करे मगर हरकत करता हुआ नज़र आए। ऐसी चीज़ या ऐसा स्टिमुलस जो कि अपनी जगह चेंज ना करे लेकिन आपको वो मूवमेंट करता हुआ नज़र आए, तो दिस इज़ कॉल्ड अपेरेंट मूवमेंट। तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है कि जैसे आप लोगों ने शादी के इवेंट्स देखे होंगे तो बहुत सारी लाइटनिंग होती है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको वो लाइट्स चलती हुई नज़र आ रही होती हैं। बेसिकली मैं तो बचपन में यही सोचती थी कि वो लाइट्स चल रही हैं, तो ऐसा नहीं होता। वो लाइट्स जो हैं एक तनासुब के साथ जल रही होती हैं और बुझ रही होती हैं, ऑन और ऑफ हो रही होती हैं, लेकिन हमें उस तनासुब की वजह से हमें वो चलती हुई नज़र आ रही होती है, लाइट्स चल रही हैं, हम यही सोचते हैं लाइट्स चल रही हैं। तो ये है, ये किसको हम कहेंगे, अपेरेंट मूवमेंट कहेंगे हम इसको। इसी के आगे जो है से जो परसेप्शन मूवमेंट के जो आगे फैक्टर्स आ जाते हैं उनमें आ जाता है जी स्पीड है एक तो, और उसके बाद साइज़ है, और उसके साथ है जी डिस्टेंस। ये 3 फैक्टर्स हैं इसमें जो कि हेल्प करते हैं। ये फैक्टर्स वक्त का दुरुस्त यानी एक्यूरेट परसेप्शन करने में हेल्प करते हैं। नंबर 1 स्पीड जो है, अगर स्टिमुलस तेज़ी से हरकत करेगा तो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी मिसाल दी बंदूक से निकलने वाली गोली, जैसे चलता हुआ पंखा, अगर कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से हरकत कर रही है तो वो हमें नज़र नहीं आएगी। अब आप मुझे बताइए कि आपको पंखे के जो पर हैं आपको क्या चलते हुए नज़र आ रहे होते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो बहुत तेज़ी के साथ हरकत कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आहिस्ता हरकत करेगा तो नज़र नहीं आएगा। मसलन घड़ी की घंटे वाली सुई, या बड़ी एक्यूरेट चीज़ जो आपको भी समझनी होगी कि जब कोई बच्चा ब्रॉटअप कर रहा होता है, उसकी हाइट बढ़ रही होती है, क्योंकि स्लो मोशन में हो रहा होता है ना, फ़ौरन से तो नहीं हाइट बढ़ जाती, आहिस्ता आहिस्ता ही मतलब ऐसे जब टाइम उसका कद बढ़ रहा होता है, वो ग्रोथ कर रहा होता है, लेकिन हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती, ठीक है। बहुत तेज़ी और बहुत स्लो स्पीड, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। इसके बाद आ जाता है जी जो पौधे जो नशोनुमा कर रहे होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते। नेक्स्ट है हमारे पास साइज़। अगर छोटा और बड़ा स्टिमुलस एक साथ जो है वो हरकत कर रहा है, एक बहुत छोटा यानी साइज़ में स्मॉल, एक बहुत लार्ज स्टिमुलस एक साथ हरकत कर रहा है, लेकिन उनके परसेप्शन में फ़र्क होगा। लेट्स से इसकी जो ज़मीन है वो गोल है और हरकत कर रही, क्या हमें नज़र आती है? क्या हरकत करती हुई हमें ज़मीन नज़र आती है? नहीं आती ना नज़र। इसी तरह से अगर आप ज़मीन पे चलती हुई एक चूंटी को देख लें, आपको वो हरकत करती हुई नज़र आ रही होती है, ठीक है। साइज़ ऑल्सो मैटर्स। डिस्टेंस, अब हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। स्टिमुलस जितना दूर होगा सुस्त हरकत करता नज़र आएगा, अगर करीब होगा तो तेज़ हरकत करता हुआ नज़र आएगा। डिस्टेंस भी बहुत मैटर करता है। मसलन आसमान पर उड़ता हुआ जो एरोप्लेन होता है, हमें लगता है कि बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन अगर वही आप उसको करीब से देख लो तो आपको लगता है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत तेज़ी से हरकत कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम परसेप्शन, ठीक है, वक्त का अदराक। जी, डेली की लाइफ में हम आसानी से टाइम परसीव कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। हम घड़ी के बगैर भी जो है वो वक्त का अंदाज़ा लगा लेते हैं। हम हमारे सारे काम जो है वक्त के मुताबिक करने के आदी होते हैं। वक्त पर सोना, जागना, पढ़ना, सोना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना हमारी रूटीन का हिस्सा होता है, और हम वक्त का अंदाज़ा लगा लेते हैं बगैर वॉच के भी, ठीक है। तो किसी भी शख्स में ना टाइम का अंदाज़ा लगाना ये नेचुरली है, ये होता ही होता है। इसलिए हम टाइम को पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट का नाम दे लेते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो टाइम परसेप्शन के 2 फैक्टर्स आ जाते हैं आगे। एक है जी सब्जेक्टिव, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और एक है जी ऑब्जेक्टिव फैक्टर, ठीक है। टाइम परसेप्शन के 2 फैक्टर्स हैं, ये याद रखने वाले हैं। एक है जी हमारे पास सब्जेक्टिव और एक है ऑब्जेक्टिव। याद रखिएगा, आगे भी चूँकि हमने परसेप्शन के अब पूरे वो पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, तो याद रखिएगा जो सब्जेक्टिव है वो अपनी ज़ात से रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव जो है वो इन्वायरमेंट से यानी खारजी जो माहौल है ना उससे रिलेटेड होता है। उसमें सोशल वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, उसमें बिलीव्स भी आ जाती हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सब्जेक्टिव में क्या है कि अपने सेल्फ के साथ वो चीज़ रिलेटेड। टाइम परसेप्शन यानी वक्त का अंदाज़ा लगाना, वक्त का हिसाब किताब लगाना कि वक्त किस तरह से कैसा है जी। इसमें ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि टाइम परसेप्शन जो है बेसिकली इसके जो 2 फैक्टर्स मैंने भी आपको बताए हैं, उनमें सबसे पहले क्या होता है कि सब्जेक्टिव जैसे कि अपनी ज़ात से रिलेटेड है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारी
जो इंटरनल सिचुएशन होती है यानी मेंटल स्टेट होती है वो भी टाइम का अंदाज़ा लगाने में हमें बड़ी हेल्प कर रही होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात खुशी के वक्त जब आप बड़ा खुशी का टाइम है तो लगता है कि वक्त जो है वो पर लगा के उड़ गया। हम अगर अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से मिलना चाहते हैं तो काफ़ी टाइम के बाद हम मिले अपने बेस्ट फ्रेंड से और 3 घंटे गुजर गए, मुसलसल बातें करते रहते अब टाइम आ गया जी हमारे वापस आने का, तो हम कहते हैं ओहो टाइम का तो पता ही नहीं चला। या अगर कोई शादी का इवेंट है, हमने कोई बर्थडे का इवेंट अटेंड किया तो फ़ौरन से जब इवेंट खत्म हो जाता है तो हम सैड हो जाते हैं कि टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। तो ये बेसिकली आपकी इंटरनल सिचुएशन उस टाइम का अंदाज़ा लगा रही है कि खुशी के वक्त टाइम जो है उसका पता नहीं लगता और फ़ौरन से वक्त पर लगा के उड़ जाता है। और यही चीज़ जो है अगर आप दुख और तकलीफ़ की हालत में हैं अगर या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो हम कहते हो वो टाइम क्यों नहीं गुजर रहा। या अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप देखो कि एग्ज़ाम में फ़ौरन से 3 घंटे गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और वही 3 घंटे जो हैं जब हम यानी जब हमें पेपर आता होता है तो फ़ौरन से 3 घंटे गुजर जाते हैं। जब पेपर ही नहीं आता हम एक ही घंटे में फ्री होकर बैठ गए, टाइम क्यों नहीं गुजरा, अभी भी 2 घंटे पड़े, बार बार आप वॉच को देखते कि टाइम क्यों नहीं गुजरा। तो दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव फैक्टर ऑफ टाइम परसेप्शन। उसके बाद आ जाता है जी ऑब्जेक्टिव फैक्टर। तो इसमें आता है जी कि किसी स्पेसिफिक काम के हवाले से टाइम का परसेप्शन किया जाता है। मसलन खाना खाते हुए कितनी देर हो गई है, छुट्टी हुए कितनी देर हो गई है, छुट्टी होने में भी आधा पीरियड बाकी है, खाना रखे हुए आधा घंटा हो गया इसलिए ठंडा हो गया। ठीक है, हम जो है खारजी अवामिल की वजह से टाइम को परसीव कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें सोशल वैल्यूज़ भी आ जाती है। मैंने भी आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेट टू करेगा और जो सब्जेक्टिव है वो आपकी सेल्फ के साथ रिलेट करेगा। तो इसमें सोशल वैल्यूज़ भी आ जाएंगे, बिलीव्स भी आ जाएंगे। जैसे कि एक जो नमाज़ी शख्स है वो टाइम पर अंदाज़ा लगा के भी उसको पता होता है कि वो पहले रेडी हो जाता है कि मगरिब का टाइम होने वाला है, अब असर का टाइम होने वाला है, इशा का टाइम होने वाला है। तो दिस इज़ कॉल्ड टाइम परसेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आ जाता है जी डेप्थ। डेप्थ परसेप्शन, डेप्थ एंड स्पेस परसेप्शन। अच्छा जी, सॉरी देखिए फटाफट अब क्योंकि टाइम शॉर्ट और मटेरियल ज़्यादा है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि कैपेबिलिटी टू सी वर्ल्ड इन 3 डायमेंशंस। जब हम किसी स्टिमुलस का वकूफ़ जो है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और गहराई के हवाले से करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड डेप्थ परसेप्शन या स्पेस परसेप्शन। गहराई का परसेप्शन हम कह सकते हैं, यानी हम किसी भी चीज़ को जब हम उसकी लंबाई के हवाले से देख रहे हैं, चौड़ाई के हवाले से देख रहे हैं या उसकी विड्थ के हवाले से देख रहे हैं, ठीक है, उसकी लेंथ के हवाले से देख रहे हैं, विड्थ के हवाले से देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेप्थ परसेप्शन। हम उसकी गहराई को देख रहे हैं, हम उसके स्पेस को देख रहे हैं। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी मदद से ही हम दूर की नज़दीकी चीज़ को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि फ़लाँ जो है वो सड़क बहुत लंबी है और इससे मुराद ये है कि हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक बहुत सारा फासला है सेंटर में। चौड़ाई के भी दोनों साइड्स को देखे हम दरमियानी फासले, दरमियानी डिस्टेंस को देखते हुए हम डेप्थ परसेप्शन कर रहे होते हैं। तो इसमें जो चीज़ें आ जाती हैं वो स्पेस परसेप्शन विद द हेल्प ऑफ विजन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विजन। आज मार्केट क्यों चल रहा है? इसमें क्या आ जाता है जी कि स्पेस और यानी गहराई और फासले के परसेप्शन में नेचुरली तौर पर जो ज़मीन की शक्ल और सूरत है हम उसको ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम 2 तरह की जो फैक्टर्स हैं वो हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं स्पेस और डेप्थ की परसेप्शन के हवाले से। नंबर 1 जो है वो है मोनोक्यूलर और सेकंड जो है वो है इसको आपने इस तरह से याद रखना है कि मोनोक्यूलर जो है वो एक आंख से देखना है, 1 आई, और इसको जो है 2 आइज़ के साथ हम देखेंगे। ठीक है, कि किस तरह से ये जो फैक्टर्स हैं, ये विजन के जो फैक्टर्स हैं हमारे परसेप्शन को चेंज करते हैं, इन पर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले मोनोक्यूलर को देख लेते हैं। मोनोक्यूलर क्या है? मोनोक्यूलर में ये होता है कि एक आंख से देखा जाए तो इन्वायरमेंट यानी माहौल में पाई जाने वाली जो मदरजा अलामात होती हैं उनमें बड़ा मददगार साबित होता है एक आंख से अगर देखा जाए। तो सबसे पहले इंटरपोजिशन, रिलेटिव मूवमेंट,
हैं रिलेटिव साइज, लाइट एंड शेडो, अकोमोडेशन। नंबर 1 जो है वो है मोनोक्यूलर क्यूज का, यानी एक आंख से देखेंगे बाहर के माहौल को तो दर्ज झैल जो अलामात हैं उसमें मददगार साबित होंगी। इंटरपोजिशन यानी अगर एक चीज़ आपको इंटरपोजिशन है, अगर एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है और दूसरी हिडन है, छुपी हुई है, तो हम ये अंदाज़ा लगाएंगे उस डेप्थ का, हम उस चीज़ के हवाले से ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो चीज़ हमें क्लियर नज़र आ रही है ये हमारे करीब है और जो चीज़ हिडन है वो दूर है। जैसे कि अगर आप क्लाउड्स की मिसाल ले लें, अगर क्लाउड्स अगर हमें नज़र आ रहे हैं और चांद उसके पीछे छुपा हुआ है, हम कहेंगे क्लाउड्स कितना करीब है और मून कितना दूर है। या अगर सन की मिसाल लें तो इस तरह से, या अगर कुछ इस तरह की शेप अगर हम बनाएं, कैन यू सी, तो ये दो शेप्स तो हमें क्लियर नज़र आ रही है, ये हमें पीछे से हिडन नज़र आ रही है। लगता है कि जिस तरह से ये वाली जो क्या हो जाएगी, ये हमें क्लियर नज़र आ रही है और ये हमें, ये जो क्लियर नज़र आ रही होगी ये हम कहेंगे कि ये हमारे करीब है और जो हिडन है हम कहेंगे ये वाली हमसे दूर है। इंटरपोजिशन, जब हम एक आंख से चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं। सेकेंड है जो रिलेटिव मूवमेंट, हमारे विजुअल साइड में जिस अंदाज में चीज़ें गुजरती हैं उसी से ही डिस्टेंस को परसीव हम करते हैं और उसी अंदाज में ही हम डिस्टेंस को परसीव कर रहे होते हैं। यानी विजुअल साइड में तेज़ी से गुजरने वाली चीज़ जो है बहुत करीब महसूस होती है। मसलन गाड़ी में सफ़र करते हुए करीब की जो चीज़ें होती है वो तेज़ हरकत करती हुई नज़र आ रही होती है, जो दूर की चीज़ें होती हैं हमें लगता है बहुत सुस्त हैं। लेट्स से वही वाली मिसाल लेते हैं कि जब अगर हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और हमारे साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो गुजर रही हैं तो हमें लगता है वो हमारे साथ साथ चल रही हैं, या उसी दौरान अगर हम ऊपर देखते हुए एक एरोप्लेन जा रहा है हमें लगता है कि ये बहुत स्लो जा रहा है ना। और बाज़ औक़ात इसी की मिसाल है कि जब हम चल रहे होते हैं या गाड़ी में बैठे होते हैं और या सफ़र कर रहे होते हैं, हमें लगता है चाँद हमारे साथ साथ आ रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव साइज़ है, जो रिलेटिव साइज़ उसमें क्या आता है कि अगर दो स्टिमुलस का साइज़ एक जैसा हो, एक जितना है, तो जो बड़ा नज़र आ रहा होगा तो हम उसे करीब समझेंगे, जो फासले पे नज़र आ रहा होगा उसे हम दूर समझेंगे। ठीक है, लाइट एंड शेडो, रोशनी और साये में डेप्थ का पता चल जाता है, लाइट में तफसील के साथ हर चीज़ को हम, शेडो को हम देख सकते हैं। अकोमोडेशन में जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें ये है कि जो हमारी जो आँख है ना, जब किसी चीज़ को देखती है तो इस चीज़ के मोहल्ले वकू के मुताबिक अपने आप को ढाल लेती है। जिस तरह की चीज़ होती है वैसे ही वो हमारी आँख अपने आप को ढाल लेती है। यानी फासले वाले स्टिमुलस के लिए जो है वो हमारा लेंस सुकड़ जाता है और नज़दीक वाले स्टिमुलस के लिए हमारा जो लेंस है वो मोटा हो जाता है। तो ये था अकोमोडेशन जी। तो नेक्स्ट है बाइनोक्यूलर क्यूज। इसमें जो चीज़ें आती हैं वो है यानी दो आंखों से मसूल होने वाली दरअसल अलामत जो है फासले और गहराई के परसेप्शन में मददगार साबित होती हैं। एक है डिस्पैरिटी और एक है जी कन्वर्जेंस। इसमें ना ये आपको अभी समझना, जिस तरह से मैं समझाने जा रही हूँ बिल्कुल इस तरह से अपने आप को एक्सपीरियंस कीजिएगा कि यानी दोनों लेंसेज के दरमियान जो फासला है ना, हमारे बेसिकली जो हमारे दो लेंसेज हैं इनके दरमियान 6.3 सेंटीमीटर का जो है वो फासला है। तो अलग अलग ही परसीव करते हैं लेंसेज, जो है परसीव करने का अंदाज़ अलग अलग ही होता है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि इन पे जो अक्स बनते हैं वो डिफरेंट बनते हैं। अब आप देखो, आप एक कमरे में खड़े हो, ये आपने एक्सपेरिमेंट करना है, बल्कि ये मुझे बताना भी है आपने नीचे कमेंट्स में कि आपने एक्सपेरिमेंट किया या नहीं किया। कि आप एक रूम में खड़े हो, अगर आप अपनी राइट साइड के वाली डायरेक्शन में अपना जो है वो राइट हैंड अपना जो है करते हो और किसी खास चीज़ को पॉइंट आउट करते हो, मिसाल के तौर पे आप किसी फ़ैन के बटन को देख रहे हो, सामने स्विच बोर्ड को ही कर रहे हो और आप राइट साइड पे खड़े होके और किसको पॉइंट आउट कर रहे हो, स्विच बोर्ड को कर रहे हो। अब आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपनी लेफ्ट आई को अपने हाथ के साथ बंद कर लेना है, ठीक है, और अपनी राइट आई को खुले रखना है और पॉइंट करना है स्विच बोर्ड को पॉइंट करेंगे, ठीक है। अब आपने पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब आपने क्या करना है कि आपने राइट आंख बंद करके लेफ्ट को खोलना,
तो जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे होगे ना स्विच बोर्ड को अपनी जगह को रिप्लेस कर लेगा। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट करके देखना है। इसके बाद है जी कन्वर्जेंस, यानी हमारे दोनों लेंसेज में लचक पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। अगर दूर से करीब आते हुए, यानी अगर हम किसी चीज़ को मुसलसल, अगर आप देखो खुद भी आपने देखना है, एक आप पेन लो, पेन को पकड़ो और पेन को पकड़ते हुए आप क्या करो कि दूर रखो थोड़ा सा अपनी आइज के, लाइक कितने स्पेस पर रखो। जैसे जैसे आप उसको करीब करते जाओगे आपके लेंसेज खुद ब खुद मूव करेंगे, खुद ब खुद करीब हो जाएंगे। या किसी अपने बहन भाई पे एक्सपेरिमेंट कर लें, किसी फ्रेंड पे एक्सपेरिमेंट कर लें, तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। तो नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन। इसमें आ जाता है, मैं मुख्तसर अंदाज में बयान कर देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट भी हमने टॉपिक पढ़ना है जी क्लास। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, जस्ट अ मिनट, अच्छा अब जो है हमारे पास परसेप्शन के फैक्टर्स हैं और इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फैक्टर है, सब्जेक्टिव फैक्टर है और सोशल फैक्टर है। ऑब्जेक्टिव यानी अपनी सेल्फ के साथ रिलेट होगा और इसमें एक्सटेंसिटी आता है, इंटेंसिटी आता है, चेंज आता है, मूवमेंट आता है। एक्सटेंसिटी यानी जो चीज़ जिसकी वसअत जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी हम उसको परसीव करेंगे। जैसे बाजुकात आप किसी से जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो और आपको बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए दिखाई देते हैं, आप फ़ौरन उसको उसकी तरफ आपकी नज़र जाती है। तो बेसिकली ये इसी की मिसाल है, जो ये साइन बोर्ड लगे होते हैं ना, जो एक एडवर्टाइजमेंट के लिए साइन बोर्ड लगे होते हैं, तो वो इसी चीज़ की मिसाल है, जो कि क्योंकि वो ह्यूमन साइकी को समझते हुए कि हमारी ह्यूमन साइकी ये है कि हम उन चीज़ों को बहुत जल्दी परसीव करते हैं जो कि साइज़ में बड़े होते हैं। इंटेंसिटी यानी शिद्दत, जिस भी स्टिमुलस की शिद्दत ज़्यादा होगी, जो हमारे सेंसेस को जितनी शिद्दत के साथ मुतासिर करेगी, हम उसे बहुत जल्दी सुनेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो बेहतरीन मिसाल वो ये है कि गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं, जिसकी बहुत तेज़ रोशनी होती है, अगर आप किसी अंधेरे में हो तो आप फ़ौरन से अपनी आंखों के आगे हाथ रख लोगे, तो ये क्या होता है कि आप फ़ौरन से उसको देखते हो और उस रोशनी को बहुत तेज़ी के साथ परसीव करते हो। इसी की मिसाल ये कि बाजू का जब किसी ने कोई कोई इस तरह से लेट्स इसको बेकरी वगैरह ओपन किया, उसके ऊपर एक लाइट सी लगाई हुई जो बहुत देर दूर तक जा रही है, तो लोग देखने में मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आखिर ऐसा क्या है? चेंज यानी वेदर चेंज भी हम इसमें कह सकते हैं। जब भी आपके एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ चेंज होती है, आप फ़ौरन से उसको परसीव करते हो। जैसे कि पहले एक सनी वेदर था, अचानक से क्लाउड्स आ गए, बारिश शुरू हो गया, आप उसको फ़ौरन से देखोगे, क्लाउड्स की तरफ देखोगे। मूवमेंट में जो चीज़ आती है कि जो चीज़ें स्टैटिक होती हैं उनकी निस्बत जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं, हम उनको बहुत जल्दी परसीव करते हैं, जैसे कि आसमान पे उड़ता हुआ परिंदा। इसके बाद सब्जेक्टिव यानी आपकी पर्सनल ज़िंदगी, आपकी ज़ात के साथ जो चीज़ें रिलेट करती हैं, उनमें बहुत सी चीज़ें आती हैं जो कि परसेप्शन को अफेक्ट करती हैं। उनमें सबसे पहले मोटिवेशन है, आपकी तहरीक है, मोटिव आपकी ज़रूरत है, पर्सन नीड है, मोटिवेशन उसी नीड में आपकी इंगेजमेंट है, उसी की जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो मोटिवेशन है। तो बेसिकली इंसान को मोटिवेशन ही मायल करती है किसी चीज़ को परसीव करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आप लेक्चर सुनने के लिए बैठे हो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप मोटिवेट ही नहीं हो, तो आप क्या सुनोगे लेक्चर, आप क्या उसकी तरफ, आप उसको क्या परसीव करोगे? इंटरेस्ट, वही चीज़ आगे दिलचस्प भी नहीं है तो आप उस चीज़ को परसीव नहीं कर सकते। इंटरेस्ट लेवल पे अगर बात की जाए तो एक खिलाड़ी को बहुत जल्दी जो है क्रिकेट की समझ आ जाएगी, उसको बहुत जल्दी परसीव करेगा। जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है वो क्या परसीव करेगा? इसी तरह किसी को पोइट्री के साथ बहुत ज़्यादा लगाओ तो उसको हर फ़ौरन से अच्छी जो पोइट्री को समझेगा, इंस्टेड ऑफ डैट पर्सन जिसको पोइट्री से कोई लगाव ही नहीं है। एटीट्यूड, हर इंसान का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है, वो उसी के अकॉर्डिंगली माहौल में मौजूद जितने भी स्टिमुलस होते हैं उनको परसीव करता है। मेंटल स्टेट, आपकी जहनी कैफियत किस तरह की, आप अगर जहनी तौर पे अगर किसी चीज़ के लिए तैयार हो तो आप उस चीज़ को आसानी के साथ परसीव कर लेते हो, अगर नहीं तैयार तो आपको थोड़ा टाइम लगता है। यानी इंतज़ार में बैठा हुआ जो फ़र्द है वो ज़रा से खटके पे भी चौंक जाता है, लेकिन अगर वही फ़र्द किसी और मौके पे यानी किसी मसले में उलझा हुआ है, यानी अगर कहा जाए कि आपने फटाफट ये काम ख़त्म करना है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपके पास हो क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेंटल स्टेट में आती हैं। आफ्टर दैट जो है वो सोशल फैक्टर्स आते हैं। सोशल फैक्टर्स, इनमें जो चीज़ें सोशल फैक्टर्स में वो हैं आपकी सोशल वैल्यूज़ हैं, इनकी बेस पर इंसान किसी के बारे में, नंबर 1 है सोशल वैल्यूज़। हाँ जी क्लास, इसके बाद सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं, यानी हर सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में इंसान रह रहा है उसको पता है कि उसकी कुछ कल्चर है, उसकी सोशल मॉरल्स है, वैल्यूज़ हैं, और इंसान इनके बगैर जो है कोई भी चीज़ परसीव नहीं कर सकता, उसका परसेप्शन इनसे हट के नहीं हो सकता जिस सोसाइटी में वो रह रहा है। सोशल वैल्यूज़, बिलीफ, फेथ के रिचुअल्स, मॉरल्स,
और नेचुरल लॉ के अगेंस्ट वो परसेप्ट नहीं कर सकता, किसी भी चीज़ को परसीव नहीं कर सकता। तो सोशल वैल्यूज़ यानी इन्हीं की बेस पे इंसान किसी के बारे में राय कायम करता है, किसी भी इंसान के हवाले से कि वो इंसान कैसा अच्छा है या बुरा है। फेथ और बिलीफ की यानी ये अकीदा बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान का। अकीदा भी डिसाइड करता है कि आपने किसी चीज़ को किस तरह से परसीव करना है, लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है। आप अपने अकीदे अपने बिलीफ के अकॉर्डिंगली ही लोगों से मिलते जुलते हैं और उनके बारे में वैसा परसेप्शन बनाते हैं। रिचुअल्स, ये वही चीज़ आ जाती है, कुछ रस्म व रवाज मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके साथ इबादत का तस्वर मुंसलिक है। फ़र्द अपनी अकीदत के लिहाज से इनकी रस्म जो भी रस्म व रवाज होते हैं उनकी पाबंदी करता है। मॉरल्स जो हैं इसमें आ जाता है माशरती आदाब भी हमारे परसेप्शन पे अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं। ऐसे कवायद कवानीन हैं जिनकी पाबंदी करना हर किसी पर लाजिम होता है। इनसे खुल्लम खुला जो है इनहराफ करना नहीं किया जा सकता, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, किया ही नहीं जा सकता। अच्छा, इसमें वो चीज़ आ जाती है मसलन दूसरों के अकायद और मजहबी मकामात का एहतराम करना, बुजुर्गों का अदब करना, कामयाबी को मुबारकबाद देना, तकलीफ़ या दुख में दूसरों से हमदर्दी करना, ये सारी चीज़ें और इसमें आ जाती हैं। नेशनल लॉ यानी जो भी हमारी लॉज है ना हमारी सोसाइटी में, हम उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ों को परसीव करते हैं। हमारा ये परसेप्शन है ना कि हमारी अकाली है इसके हवाले से कि हमने चोरी नहीं करनी, हमने गलत काम नहीं करना, क्योंकि क्या होगी इस पर हमें पनिशमेंट होगी, हमें कहाँ भेज दिया जाएगा, लड़सेस के जेल भेज दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ ना ही हो तो हर सिटीज़न जो है लॉ को ब्रेक करना शुरू कर दे, तो हमारा ये परसेप्शन बन चुका है, इस वजह से हम गलती नहीं करते। आगे जो एक चीज़ आ जाती है वो है अल्यूजन। अल्यूजन होता है वो नज़र का धोखा होता है, ऐसी चीज़ जो कि रियलिटी से हट के हो और आप उसको वैसा परसीव कर रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड अल्यूजन। जी क्लास, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अटेंशन यानी तवज्जो, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये सेंसेस और पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, जिसकी तरफ आप तवज्जो देते हो, उसे हम बेसिकली अटेंशन कहते हैं, यानी तवज्जो देना। अच्छा, ये लैटिन वर्ड है अटेंशियो से निकला है, इसके मीनिंग होते हैं ऑब्ज़र्व करना के इसके मीनिंग होते हैं। इसकी जो आगे टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं, बहुत इजी चीज़ें हैं ये सारी की सारी। एक है पैसिव और एक है एक्टिव, हैबिचुअल है, कॉन्टीन्यूस अटेंशन है। अच्छा, इसमें जो पैसिव है उसको हम उर्दू में उर्दू में हम गैर इरादी कहते हैं, और इंग्लिश में हम अनइंटेंशनली कोई भी काम जब हम करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, पैसिव अटेंशन यानी गैर इरादी तवज्जो। बेसिकली होता क्या है कि इसमें बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारी इंटेंशन शामिल नहीं होती किसी भी चीज़ को देखने के हवाले से। अच्छा, इससे पहले ना मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं डायरेक्ट इस पे आ गई हूँ। अच्छा जी, किसी भी चीज़ की जो इसकी डेफिनेशन अटेंशन की वो देख लेते हैं कि बेसिकली अटेंशन को मैंने परसेप्शन के साथ क्यों ऐड किया है। बेसिकली अटेंशन जो है वो परसेप्शन को बुनियाद फराहम करती है। जब हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो इस पर हम तवज्जो देते हैं तो हम उस चीज़ को प्रॉपर्ली परसीव कर पाते हैं। जैसे मैंने वो 2 फेसेस वाली और एक वास वाली मिसाल आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताई थी। पहले हमें वो वास नज़र आ रहा होता है, बाद में हम जब उसके ऊपर फोकस करते हैं, अटेंशन देते हैं हम उसको, तो फिर हमें नज़र आता है कि 2 फेसेस भी हैं साइड पे। यानी किसी वाक़ये की आगाही से या किसी वाक़ये की आगाही के लिए जो इब्तदाई इनिशियल स्टेज पे जो आप कोशिश करते हो वो अटेंशन कहलाता है। किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए जो आप कर रहे होते हो, जो काम कर रहे होते हो, वो अटेंशन कहलाता है। यानी सेंसेस, जो आपकी सेंसेस हैं, और साथ में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो ऐड होके क्या बनाता है, जिसकी वजह से आप जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, दिस इज़ कॉल्ड अटेंशन। इसकी आगे से 4 टाइप्स हैं। पैसिव यानी गैर इरादी तवज्जो, जिसमें आपका इरादा शामिल नहीं है, और इसमें यानी अटेंशन की वो किस्म है जिसमें स्टिमुलस अपनी खसूसियात की बाइस किसी फ़र्द की तवज्जो को अपनी तरफ ऑटोमेटिकली खींच ले। मिसाल के तौर पे अगर आप देखो तो इसमें इंसान का इरादा नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आप देखो, बाल का क्या होता है कि आप किसी जगह पे बैठे, किसी गार्डन में बैठे, कोई क्यूट सा बच्चा आपको नज़र आता है, आप फ़ौरन से उसको देखने लग जाते हो। तो क्यूट सा बच्चा है ना, फ़ौरन से आपकी अटेंशन उसकी तरफ जो है वो हो गई है। आपने गैर इरादी तौर पर एक बच्चे को देखा और उसके बाद आप उसको देखते रह गए। इसके अलावा जो बहुत अचानक बहुत तेज़ सी आवाज़ आती है ना, जो कि आपकी सेंसेस को अफेक्ट करती है, आप फ़ौरन से अपनी टेंशन वहाँ पे देना शुरू कर देते हो कि आखिर ऐसा क्या हुआ। या कभी अगर आपको कोई कीड़ा काट जाए तो आप फ़ौरन से फिर अपनी टेंशन जो है, अगर आप कोई काम भी कर रहे हो तो फ़ौरन से आप अपनी टेंशन को वहाँ
दोगे। अच्छा, इसके बाद आता है एक्टिव यानी इरादी तौर पे, ये इसका ऑपोजिट है। ठीक है, पहला जो हमने अटेंशन का जो पढ़ा था उसमें था पैसिव जो है वो अनइंटेंशनली, ये एक्टिव जो है ये इंटेंशनली यानी इरादे के तौर पे आप काम कर रहे हो। जब अटेंशन के लिए हमें कॉन्शियस होकर कोई काम करना पड़े या कोई कोशिश करनी पड़े, दिस इज कॉल्ड एक्टिव अटेंशन। जी, एक्टिव अटेंशन। इसमें क्या होता है, यानी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो तो आप लिखने पे अटेंशन दे रहे हो कि अब लिखना ही लिखना है, 3 घंटे में हमने अपना काम करना ही करना है। आप इधर उधर देख ही नहीं सकते हो, आप इधर उधर अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास सिर्फ 3 घंटे और आपने अपना क्वेश्चन जो है, अपना जो पेपर है वो कम्प्लीट करना है। हैबिचुअल जो है, एज यू कैन सी के ये नाम से जाहिर हो रहा है, एज अ नेम सजेस्ट, कि शुरू में हर काम के लिए आपको क्या होता है कि एक्टिव अटेंशन की ज़रूरत होती है, यानी इरादे के साथ आपको अटेंशन देनी पड़ती है मगर बार बार प्रैक्टिस से वो चीज़ आपकी आदत बन जाती है। मसलन अगर कोई शख्स किसी खेल में एक्सपर्ट होना चाहता है तो वो क्या करता है, इसके लिए उसको प्रॉपर्ली अटेंशन देता है। नेक्स्ट जो है वो कॉन्टीन्यूअस अटेंशन है। जब आप किसी लॉन्ग टाइम के लिए किसी चीज़ पर आप प्रॉपर्ली अटेंशन दे रहे होते हो, तो इसके लिए आपकी विल पावर, आपकी जो कुव्वत इरादी होती है बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं कर पाओगे, जब तक आपके अंदर आपकी विल पावर नहीं होगी, मोटिवेशन, बेसिकली इसमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। कॉन्टीन्यूअस जो अटेंशन है उसमें आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दिस इज़ कॉल्ड कॉन्टीन्यूस अटेंशन। आप किसी काम को मुसलसल तवील अरसे के लिए आप तवज्जो दे पाते हैं। लाइक अगर आपकी स्टडीज़ हैं, आप BS कर रहे हो, 4 साल का प्रोग्राम है, आपको पता है कि हम 4 साल का टाइम है, कॉन्टीन्यूसली एफर्ट कर रहे हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसी तरह अगर वेट लॉस करना है आपने, तो आप या वेट गेन करना है तो आप कॉन्टीन्यूस एफर्ट कर रहे हो, 1 साल कर ली, 2 साल कर, ऐसा नहीं होता कि आप छोड़ देते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्टीन्यूस अटेंशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, यानी तमुद्दे तवज्जो, यानी किस तरह से हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, हट जाती है। एक्चुअली होता क्या है, ये बड़ी एक जो कह लें रियलिटी है जिसका हमें नहीं पता। आज हमें पता चल जाएगा कि हमारी अटेंशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भटकती रहती है, जिसका हमें एहसास तक नहीं होता। आमतौर पे हम ये सेंटेंस जो है वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं और हम इसे दूसरों के मुँह से भी सुनते हैं। किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कि मैं इतनी देर तवज्जो के साथ पढ़ सकता हूँ, मैं तो 3 से 4 घंटे मुसलसल अटेंशन के साथ पढ़ सकता हूँ, या मैं कोई फ़लाँ चेहरा है या कोई फ़लाँ चीज़ है, मैं उसको फ़लाँ चेहरे को इतने मिनट तक गौर के साथ अटेंशन के साथ देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। मगर हमें इस चीज़ का एहसास तक नहीं होता कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारी जो अटेंशन है किसी एक पॉइंट पे मुसलसल जो है वो नहीं रह सकती। मसलन अगर हम किताब पढ़ रहे हैं तो कभी हमारी नज़र इधर से उधर हो रही है, कभी हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, कभी हम कह रहे थे ये वाला क्वेश्चन देख लें, कभी हम कह रहे सोच रहे थे ये वाला क्वेश्चन देख लें। या अगर आप देखो तो अगर आप एक चेहरे की बात कर रहे हो ना, कि अगर आप किसी चेहरे को मुसलसल देख सकते हो तो वो भी गलत है, वो भी कंसेप्ट गलत है। आज आप इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा कि अगर आप देख रहे हो चेहरा तो कभी आपका ध्यान आंखों पे चला जाता है, कभी पेशानी पे चला जाता है, कभी नाक पे चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तजर्बात ने जो चीज़ साबित की है, जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, साइकोलॉजिस्ट ने, साइकेट्रिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन के वाले से, वो कहते हैं कि किसी शय को सिर्फ चंद सेकंड के अलावा आप उसको ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते, ज़्यादा उस पर अपनी तवज्जो जो है मरकूज़ नहीं कर सकते और डाइवर्ट आपकी अटेंशन हो ही जाती है। तो ये थी फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। ये पेपर में मुख्तसर सवाल में आ सकता है। आई होप कि आज का लेक्चर आपने इंजॉय भी किया होगा, बहुत कुछ नया सीखा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।